हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी पंचायती राज पर ही होगी। किसी एक टॉपिक विशेष पर ना होकर ये पूरे पंचायती राज के जो मेन इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको कवर करेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये समझ लो कि 8 से 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी क्लास से आपके किसी न किसी प्रकार से संबंधित रहेंगे एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स वो हैं जिनको घूम फिर के किसी न किसी टॉपिक पर कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और वो टॉपिक मैक्सिमम लोगों के सेम है। कुछ ना कुछ टाइम बाद जो नए स्टूडेंट हैं उनके तो बिल्कुल मैसेज आते रहते हैं, वो इसी के रिगार्डिंग आते हैं सेम। तो इसलिए एक क्लास लाई गई है कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वो आपके एक ही जगह पे आ जाएं और सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए। ठीक है, जो लोग नए हैं वो जाके पंचायती राज पर सारी क्लासेस 30 पढ़ी हुई हैं, इसके पहले की यूपी स्पेशल पर भी पढ़ी हुई हैं और कंप्यूटर पर पढ़ी हुई हैं। बीपीओ का पूरा कोर्स इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। ठीक है, तो देखो सरकार क्या करती है, मैक्सिमम कोशिश करती है जहाँ तक संभव हो। राज्य सरकार 1000 की आबादी पर, अभी 1000 की आबादी पर करती है, लेकिन सरकार को एक बाउंडेशन है कि किसी ग्राम के मजरे को नहीं तोड़ा जाएगा। मीन्स अगर कोई गांव 3000 की आबादी वाला है तो उस वो सिंगल ग्राम पंचायत होगा, उसको तोड़ के नहीं बनाएंगे कि 2-3 ग्राम पंचायत बना देंगे। तो सरकार कोशिश करती है कि 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर किसी गांव की आबादी 250 है, किसी की 350 है, तो टोटल कितने 600 हो गए, और किसी की 500 है, तो सरकार इन तीनों को मिलाएगी और इसका नाम जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला 500 रहेगा उसके नाम पर पंचायत का संगठन कर देगी। तो जब कम आबादी है तो सरकार 2-3 गांवों का संगठन कर देगी जब तक कि 1000 और उसके आसपास ना हो जाए। ठीक है, जब ज़्यादा आबादी है तो एक ही का बना देगी ग्राम पंचायत, लेकिन उसको तोड़ेगी नहीं। मीन्स आबादी जितनी होगी फिर उतनी। ये हो गया। तो राज्य सरकार 1000 की आबादी पर ग्राम या गांव के समूहों को पंचायत क्षेत्र घोषित करेगी। धारा 11 और 4 में ये लिखा हुआ है। अगर परिभाषा में जाओ तो उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीडीएफ इसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है अधिनियम की, जो गवर्नमेंट ने जारी की, वो भी आप लोगों के पेड बैच में शेयर की हुई है, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक एक धाराएं हैं। तो इसकी अगर धारा नंबर 2 देखोगे उसमें परिभाषाएं हैं। शुरुआत में 2 का हो जाएगा न्याय पंचायत की परिभाषा हो जाएगी, आगे चलोगे फ्रॉड की परिभाषा दे देंगे, मंडल 2D में मंडल की दे देंगे, मंडल क्या है। तो जब आप आगे जाते हो तो 2 छा छा में किस चीज़ की परिभाषा है, ग्राम सभा की, और 2 जा में ग्राम पंचायत की। तो इस प्रकार से परिभाषा है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन इसमें ये लिख दिया गया कि ग्राम पंचायत वही होगी जिसका गठन धारा 12 के अधीन किया जाए। तो धारा 12 के अधीन ग्राम पंचायत का गठन होता है। 15 में इसके कृत्यों की बात हो जाएगी। तो इस तरीके से मेन तो आपको धाराएं आनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं फिर से। ग्राम पंचायत कब माना जाएगा कि पंचायत का गठन हो गया, पंचायत कब मानी जाएगी कि ये पंचायत संगठित हो गई। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ग्राम सभा जो होती है वो केवल मतदाताओं, जो उस गांव के मतदाता होते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में है, वो सभी मिलके ग्राम सभा बनाते हैं। सभा तो एक फिक्स निकाय है, हमेशा बना रहेगा। जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत एक चुना गया निकाय होता है। मीन्स चुनाव होंगे तब पंचायत बनेगी। जैसे मंत्रिमंडल है, मोदी मंत्रिमंडल बना, तो गांव का ये मंत्रिमंडल ही होता है पंचायत। तो जब चुनाव होगा तभी पंचायत बनेगी। तो पंचायत और ग्राम सभा में कोई भी कंफ्यूज मत होना। अब इतना टाइम हो गया, अब तो बिल्कुल मत होना। तो पंचायत का संगठन तभी माना जाता है जब प्रधान और 2/3 सदस्यों के चुनाव हो जाए। सपोज करो कि 1000 तक की जनसंख्या है तो कितने सदस्य चाहिए, 9 सदस्य। ठीक है, प्रधान मिला के 10 हो गया, तो प्रधान का चुनाव तो बिल्कुल ये तो होना ही होना है कि जब प्रधान भी चुन लिया जाए, साथ में 2/3 सदस्य कम से कम मीन्स 6 सदस्य चुन लिए जाए, तभी ऐसा माना जाएगा कि पंचायत का संगठन हो चुका है या गठन हो चुका है। ठीक है, सदस्य संख्या बताई गई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर जाते हैं, सिंपल सा समझो। 1000 तक की आबादी है अगर, ठीक है, 1000 या उससे कम या 1000 के इक्वल भी आबादी है तो 9 सदस्य होंगे।
1000 से ज़्यादा आबादी है और 2000 तक है तो 11 होंगे, और 2000 से 3000 तक है तो 13 होंगे। 3000 प्लस आबादी है तो 15 होंगे। और अगर आपको नगर पालिका या नगर पंचायत का गठन कब होता है, नगर की परिभाषा पता हो, तो 5000 की जनसंख्या जब होती है ना किसी भी गांव की, तो ऐसा मान लिया जाता है कि अब वहां पर नगर पंचायत का गठन होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए, इसका जनसंख्या घनत्व 400% होना चाहिए, 400 लोग, ठीक है, और कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलिप्त होनी चाहिए, तो ये नगर का गठन होना शुरू हो जाता है। तो मेनली ये सदस्य संख्या बता दी गई, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रशासनिक समिति, लेकिन अगर सपोज करो चुनाव हो चुके और प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया, चुन नहीं पाए प्रधान किसी वजह से, या प्रधान तो चुन लिया लेकिन उसके साथ में 2/3 सदस्य नहीं चुन पाए, तो क्या होगा? तो फिर पंचायत के गठन के लिए सरकार क्या करेगी? एक प्रशासनिक समिति का गठन करेगी, क्योंकि गांव का प्रशासन तो चलना है, विकास के कार्य होने हैं, नहीं तो रुक जाएंगे। अब अगला चुनाव जो होगा वो 6 मंथ के बीच में ही होगा, तुरंत तो हो नहीं जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? एक प्रशासनिक समिति का गठन करेगी। इस समिति के सदस्य कौन होंगे? तो इस समिति में वो सदस्य होंगे, उन्हें रखा जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। मीन्स उसी गांव की मतदाता सूची में होने चाहिए, वही इसके सदस्य होंगे। राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है, एक अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो हेड करेगा इस प्रशासनिक समिति को, ठीक है। तो राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। ये प्रशासक और इस समिति के सदस्य मिलके ग्राम पंचायत की तरह कार्य करेंगे, उन्हें सारे वो अधिकार होंगे जो प्रधान और उसके सदस्यों को होते हैं। लेकिन ये समिति पूरे 5 साल नहीं रहेगी, ये समिति अधिकतम कितने 6 माह तक ही रहेगी। और समिति में टोटल सदस्य कितने होंगे प्रशासनिक समिति में, इसका निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार। अब जहां राज्य सरकार आती है तो कंफ्यूज मत हुआ करो, राज्य सरकार के बिहाफ पर डीएम कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। तो राज्य सरकार से कंफ्यूज मत होना, ये राज्य सरकार के ही ऑफिसर है, उन्हीं के ही अंग होते हैं। अब आते हैं ग्राम पंचायत बैठक। ग्राम पंचायत की बैठकें आपको पता होनी चाहिए, है ना। बैठकें और कृत्य धारा 12 में क्या है? ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में है। तो धारा 12 खा 1 क्या बोलता है? माह में एक बैठक जरूरी है। किसी भी 2 बैठकों के बीच में 2 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो हर महीने क्या होनी चाहिए? आपकी एक बैठक होनी चाहिए। इस बैठक की सूचना सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं लोग, ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिन पहले सूचना दें, कितनी बैठकें होती हैं, कोरम क्या होता है, इन चीज़ों में तो ध्यान रखो। पंचायत की बात करेंगे, ग्राम सभा की बात करेंगे, आगे चल के जिला पंचायत की बात करेंगे, क्षेत्र पंचायत की बात करेंगे, सबको यहाँ से क्लियर कर लेना। जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, पंचायत में पता है कितने लोग हो रहे हैं? सपोज करो 1000 तक जनसंख्या है तो एक प्रधान है प्लस 9 सदस्य, ठीक है। तो अब इसमें बैठक की सूचना ये कितने सिर्फ 5 दिन पहले देनी अनिवार्य है। सदस्यों को दी जाएगी, लिखित में दी जाएगी। इसका कोरम क्या होगा? ग्राम पंचायत की बात हो रही तो इसका कोरम हो जाएगा 1/3 सदस्य, ठीक है। कौन बुलाएगा ये बैठक? कौन बुलाएगा? प्रधान किसी भी समय बुला सकता है, पूरा अधिकार प्रधान का होता है। साधारण बैठक भी बुला सकता है और एक असाधारण बैठक भी बुला सकता है। यदि अब प्रधान नहीं बुला रहा है तो फिर कौन ये बैठक बुला सकता है? तो जो पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य, वो उनके अगर 1/3 सदस्य 9 हैं तो उसमें से 3 सदस्य लिखित में बोलें तो प्रधान को 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी, ठीक है। एक ग्राम पंचायत की बात हो रही। अब पंचायत बैठक का कोरम, ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम क्या होगा? पंचायत के जो टोटल सदस्य हैं उन सदस्य में जो सदस्य संख्या है प्लस प्रधान भी मिलाया जाएगा। मीन्स अगर 9 सदस्य हो प्लस प्रधान मिलेगा तो इसका कम से कम 1/3 होना चाहिए, 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 1/3 ये कोरम होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता प्रधान करेगा। यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये भी इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अगर प्रधान अनुपस्थित है तो प्रधान किसी को मनोनीत करेगा सदस्यों में से। अध्यक्षता ध्यान रखना, या तो प्रधान करेगा या सदस्य करेंगे, इनके अलावा कोई अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है।
तो या तो प्रधान कर रहा है, प्रधान नहीं कर रहा है तो या तो उसके द्वारा कोई मनोनीत सदस्य होगा वो करेगा। अगर प्रधान ने किसी को मनोनीत नहीं किया तो आपका सहायक विकास अधिकारी जो एडीओ होता है वो सदस्यों में से क्या करेगा, किसी एक को मनोनीत कर देगा कि तुम अध्यक्षता करो। अगर उसने भी नहीं किया ये काम तो क्या करेंगे, पंचायत के जो सदस्य होंगे वो अपने में से ही किसी एक को चुन लेंगे कि आप अध्यक्षता करो। इस प्रकार से बैठक की अध्यक्षता हमेशा कौन कर रहा है, सदस्य ही कर रहा है। बस उसे चुने जाने का क्या है, प्रधान भी पंचायत का सदस्य होता है, ठीक है। तो उसे चुने जाने का कि कौन करेगा ये डिसीजन अलग अलग प्रोसेस से होता है। अब इस पंचायत की बैठक हो गई तो इसका क्या होगा, कार्यवाही होगी। कार्यवाही एक रजिस्टर में दर्ज होगी। रजिस्टर के अंदर रूप पत्र 8 होता है उस पर अंकित होगी। जो भी कार्यवाही की जाएगी उसकी एक प्रति किसको, सहायक विकास अधिकारी एडीओ को 7 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। उसके पास ये सारी जानकारी रहनी चाहिए कि पंचायत की बैठक हुई थी, क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। सेम ग्राम सभा का है कि ग्राम सभा की बैठक भी होगी तो भी उसका क्या है, कार्यवाही रजिस्टर में रूप पत्र 8 में अंकित होगी और उसकी जानकारी भी 7 दिन के अंदर सहायक विकास अधिकारी को भेजी जाएगी। ग्राम पंचायत में जो भी निर्णय लिए गए, निर्णय ले लिए गए। अब कभी भी देखना, स्थिरता लाने के लिए क्या होता है, एक बार निर्णय ले लिए गए तो निर्णय लेने से पहले सोचो। जब निर्णय ले लिए गए तो तुरंत आसानी से चेंज नहीं होते। सपोज करो कोई निर्णय ले लिया गया, अब इस पर पुनः विचार कब होगा, जब उसके 2/3 सदस्य लिखित में ये चीज दें, ठीक है, कि इस पर पुनः विचार किया जाए, तभी पुनर्विचार होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रधान के अधिकार, बाकी तो अधिकार आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसमें वही चीजें रखी गई हैं, ध्यान रखो। ये मान के ये क्लास कराई जा रही है कि सभी लोगों ने इस चैनल पर ऑलमोस्ट 1 या 2 बार सारी क्लासेज देख ली है, पढ़ ली है। अब उनकी मोटा मोटी एक समझ बन गई है, बट जहाँ जहाँ उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, जहाँ जहाँ वो फंस रहे हैं या भूल जा रहे हैं, वो सारे क्रक्स यहाँ पर आ गए हैं आपके। तो प्रधान के अधिकार, वैसे तो सारे अधिकार होते हैं, पंचायत की बैठक बुलाना, विकास के काम करना, बही खाता करना, इसके बाद वित्त की व्यवस्था कराना, वित्त के स्रोत खोजना और सारी व्यवस्थाएं बना के रखना, नियंत्रण रखना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उनके अलावा जो प्रमुख काम होता है अलग से होता है कि हमेशा ऐसा माना जाता है कि पंचायत की बैठक में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो प्रधान क्या कर सकता है, केवल जो प्राधिकारी है यानी कि सहायक विकास अधिकारी, इसको सूचना देकर बिना किसी पंचायत के बैठक के भी कोई कार्य कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये कार्य उसी चीज़ से संबंधित होना चाहिए जो प्रधान को अधिकार है या पंचायत को अधिकार है, वो काम कर सकते हैं। बाद में जब पंचायत की बैठक होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बता देगा कि हमने ये कार्य किया, लेकिन बिना पंचायत की अनुमति लिए या वहाँ पर रखे हुए काम कर सकता है। बैठक में पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त, मीन्स अगर बैठक हो रही है तो केवल पंचायत के सदस्य भाग लेंगे। कभी कभी आपने संसद में देखा होगा अन्य लोगों को भाग लेने का अधिकार मिल जाता है, गेस्ट लोग आ जाते हैं ना, तो इसका अधिकार प्रधान को है कि जो आपके सदस्य हैं वो तो भाग ले रहे हैं, सदस्यों के अतिरिक्त किसे भाग लेने की अनुमति देना है, ये कौन कर सकता है, प्रधान। तो ये इनको विशेषाधिकार है। कुछ लोग प्रधान की वेतन वगैरह 5,000 रुपये वेतन है, 15,000 रुपये इनको वार्षिक एक भत्ता मिलता है खर्च के रूप में, और 5,000 रुपये आकस्मिक निधि रख सकते हैं अपने पास खर्च करने के लिए अगर कोई अर्जेंट मैटर आ गया। ये टोटल प्रधान का है, ठीक। और ये चीज़ें अपडेट कर लिया करो, समय के साथ साथ ये बढ़ती कम होती भी रहती है, ठीक। प्रधान को हटाना है। अब प्रधान को कैसे हटाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, बिल्कुल है। हमेशा वही लोग हटा सकते हैं जो लोग चुनते हैं, ये ध्यान रखना। किसी भी पद पे वही लोग हटाते हैं जो लोग चुनते हैं, जिनकी वजह से वो बने रहते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जो पंचायत के सदस्य वो हटा सकते हैं, नहीं। ग्राम पंचायत के सदस्य प्रधान को नहीं हटा सकते हैं, प्रधान को ग्राम सभा हटा सकती है, क्योंकि ग्राम सभा ही चुनती है। तो क्या है, धारा 14 में इसके प्रावधान है, क्या है कि ग्राम सभा के कम से कम 1/2 सदस्य, यानी कि कम से कम 50% सदस्य हों ग्राम सभा के। अगर 1,000 वोटर हैं तो 500 वोटर कम से कम लिखित में ये चीज़ दें, हस्ताक्षर करके। इस नोटिस को, जो लिखित में नोटिस दिया कि हम प्रधान को हटाना चाहते हैं और इसकी कार्यवाही शुरू कराई जाए, ठीक है।
तो ऐसा एक नोटिस लेके कम से कम नहीं तो 500 लोगों के तो साइन होने चाहिए। अगर 1000 लोगों को मान लें कि 1000 लोग ग्राम सभा के मेंबर हैं, इन्हीं 500 में से जिसने साइन किए 5 लोग ये चीज़ लेके जाएं किसको, जिला पंचायत राज ऑफिसर को, DPRO, इसके पास लेके जाए और इसमें कारण भी लिखें कि हम क्यों हटाना चाहते हैं। जब DPRO को ये नोटिस मिलेगा तो उस पर ये बाध्यता है कि वो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की एक बैठक बुलाएगा। अब उसने डिसाइड कर लिया 30 दिन के अंदर ही अंदर उसको बुलानी है। जब भी उसने डिसाइड किया उस बैठक की सूचना कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले उसे ग्राम सभा के सदस्यों को देनी पड़ेगी। पूरी ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा कि इस पर्पज से ये बैठक इस दिन बुलाई जा रही है। तो ये ध्यान रखो, बैठक वहां पे सूचना क्या थी, जो वहां पे सूचना थी वो थी ग्राम पंचायत में 5 दिन पहले सदस्यों को देने के लिए। ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा रही है तो इसकी सूचना आपको 15 दिन पहले, जब प्रधान को हटाने के लिए बैठक बुलाई जा रही है, और ये बैठक जब नोटिस मिलेगा तो 30 दिन के अंदर बुलानी पड़ेगी। अब कोरम, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 ये कोरम होता है। कब, जब प्रधान को हटाने की बात हो रही है। नॉर्मली कोरम 1/5 होगा, लेकिन जब प्रधान को हटाने के लिए बैठक हो रही है, DPRO ने 30 दिन के अंदर क्या है बैठक का आयोजन किया, यहाँ पर कम से कम 1/3 सदस्य मौजूद होने चाहिए। मीन्स 1000 है, 1000 ले लो तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा 334, 333.33 होता है, बट एक बढ़ जाता है वो, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति को डिवाइड तो कर नहीं सकते हो। इतने लोग मिनिमम उपस्थित हों, और जितने उपस्थित हो मतदान कर रहे हैं इसके कम से कम 2/3 मतदान उस जो संकल्प है, जो प्रस्ताव उसके पक्ष में पड़े। अगर हटाने का प्रस्ताव है तो हटाने के पक्ष में कम से कम 2/3 लोग मतदान करें जितने उपस्थित हैं उनमें से, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रधान अब अपने पद पर नहीं रहेंगे। प्रधान को हटाने हेतु बैठक चुनाव के, हाँ ये थोड़ा सा क्रक्स है कि ये प्रधान को हटाने के लिए कब कब बैठक हो। ऐसे तो हर 15 दिन में कोई चला आएगा, हटाते ही रहेगा, स्थिरता बनी रहेगी। तो सबसे पहले जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद क्या होता है, प्रधान वगैरह लोग अपना पद ग्रहण करते हैं। प्रधान का कार्यकाल या ग्राम पंचायत का कार्यकाल आपका प्रथम बैठक, जो पंचायत की प्रथम बैठक होती है, जो कि चुनाव होने के 30 दिन के अंदर बुलानी पड़ती है, उस बैठक से माना जाता है 5 साल तक रहेगा। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल। इस 5 साल, तो जिस दिन ये बैठक हुई इसके 2 साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया और वो गणपूर्ति यानी कि कोरम 1/3 लोग नहीं उसमें आए, उपस्थित हुए, तो भी वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर 1/3 से ज़्यादा लोग तो आए लेकिन 2/3 लोगों ने, जितने उपस्थित हैं, अब इसमें कंफ्यूज मत होना 1/3 2/3, मैं बताता हूँ फिर से समझ लो। ग्राम सभा की बात हो रही है। सपोज करो कि 900 मेंबर हैं ग्राम सभा में, 900 मेंबर हैं, तो इस 900 मेंबर्स में से 1/3 कम से कम नहीं तो क्या होने चाहिए, वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। 300 लोग उपस्थित होने चाहिए। अब 300 ही तो वहाँ पर पंचायत भवन के अंदर है जहाँ बैठक चल रही है। इन 300 यही मतदान करेंगे, बाकी लोग तो उपस्थित ही नहीं। तो जो 2/3 चाहिए वो इन 300 का चाहिए जो उपस्थित है अंदर। तो 300 का 2/3, 300 इंटू 2/3, यानी कि 200 लोग जब उसके पक्ष में मतदान करेंगे किसके, हटाने के, तब वो माना जाएगा कि प्रधान हट गया। अगर पूरे 900 के 900 लोग उपस्थित हैं तो फिर क्या चाहिए आपको, 2/3 चाहिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि 600 लोग मतदान करें फिर उस पक्ष में, तब हटेगा वो। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, आगे चलते हैं। अन्य प्रकार से भी प्रधान को हटाया जाता है। प्रधान को हटाया जाता है, ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाता है, जिलाध्यक्ष को हटाया जाता है। तो वो कौन सा प्रकार है कि अगर राज्य सरकार को ये आभास हो जाए कि आप काम करने में असमर्थ हो, बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, प्रशासनिक बहुत सारी लापरवाही हो रही, कुछ भी चीज़ हो, तो क्या करेंगे, प्रधान के मामले में तो डीएम ही सुपीरियर है। डीएम क्या करेगा, धारा 95(1)(6) के अधीन, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो भूमि प्रबंधक समिति हो, चाहे वो संयुक्त समिति हो,
इनके सदस्यों को डीएम हटा सकता है। अब कुछ बेस तो मैंने बता दिए कि कार्य करने में असमर्थ हों और भी बाकी सारी चीज़ें। एक और लापरवाही है, अगर संसद में आपको पता हो 60 दिन तक अगर कोई संसद सदस्य बिना किसी रीजन के और बताए हुए, बिना जानकारी दिए हुए स्पीकर को अनुपस्थित रहता है तो क्या करेंगे, उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सेम यहाँ पर है कि कोई सदस्य या प्रधान लगातार 3 से अधिक बैठकों में, 3 नहीं है 3 से अधिक है, 3+ अनुपस्थित रहा हो तो इस बेस पर भी डीएम हटा सकते हैं। ठीक है, अगर उचित कारण है वो बताया हुआ है तो फिर नहीं हटाया जाएगा। आगे चलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की परिभाषा जैसे मैंने बताया 2 छा में है, ग्राम पंचायत 2 जा में है। ठीक है, जिला पंचायत आपका 2 चा में है। ये सारी परिभाषाएं हैं। इसमें क्या है, धारा 3 के अधीन राज्य सरकार ग्राम सभा की अधिसूचना द्वारा स्थापना करेगी, ऐसा लिखा हुआ है। ग्राम सभा आप समझ गए होंगे, इसमें तो कंफ्यूज होना मत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम सभा की स्थापना करेगी। इसकी बैठकें धारा 11(1) में लिखा है। बहुत सारे लोग अभी तक वो 4-4 करते हैं, सर 4 बैठक होगी, जब हर जगह जितने भी आपके ऑथेंटिक सोर्स हैं 2 बैठक है तो 4 सोचना ही नहीं है। एक रबी की फसल कटने के बाद और एक खरीफ की फसल कटने के बाद टोटल ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। ज़्यादा कुछ भी कर लो वो तो बैठकें बुलाई जाएँ, लेकिन नॉर्मली 2 बैठक होती है। बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। वहाँ पर बैठक की सूचना कितनी, 5 दिन पहले दी जा रही थी। वहाँ पर कोरम कितना था, 1/3 था ग्राम पंचायत के मामले में। यहाँ पर बैठक की सूचना 15 दिन पहले दी जाएगी और कोरम कितना रहेगा, यहाँ पर 1/5 रहेगा। 1/5 मतलब 20%। आगे चलते हैं, बैठक कौन बुलाएगा। तो बैठक बुलाने के लिए जैसा मैंने बोला कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सभी बैठकें नॉर्मली प्रधान बुलाता है। किसी भी समय बुला सकता है, सामान्य बैठक बुला सकता है, असाधारण बैठक बुला सकता है। इसके अलावा अगर प्रधान नहीं बुला रहा तो और कौन बुला सकता है, तो अगर ग्राम सभा के 1/5 सदस्य यानी कि 20% सदस्य लिखित हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित में अगर मांग करें तो प्रधान को 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। सपोज करो प्रधान को आभास हो गया कि बैठक आएगी, इसमें हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है, तो वो क्या करेगा, बैठक नहीं बुलाएगा। तो अगर प्रधान ने बैठक नहीं बुलाई तो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर DPRO इस बैठक को 60 दिन के अंदर बुलाएगा फिर। ठीक है, अगर 1/5 सदस्यों ने लिखित में दे दिया कि ग्राम सभा की बैठक बुलाओ, तो DPRO का ये कर्तव्य होगा कि अगर प्रधान बैठक नहीं बुला रहा तो 60 दिन के अंदर बैठक बुलाए। बैठक का कोरम क्या रहेगा, 1/5 रहेगा। धारा 11(2) में ये लिखा हुआ है। ये धाराएं किस चीज़ की हैं, उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। अब ग्राम पंचायत की समितियों पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कन्फ्यूजन है कितना क्या है, अगर समितियां कितने प्रकार की होती हैं इस पर बात आए आपको, तो स्थायी समितियां ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। स्थायी समितियां मतलब धारा 29 के अधीन, धारा 29 के अधीन मतलब टोटल 6 होती हैं। पहली समिति कौन सी होती है आपकी, नियोजन व विकास समिति, फिर शिक्षा समिति होगी आपकी, और तीसरी होगी प्रशासनिक समिति। इन 3 समितियों का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि सभापति प्रधान होता है। बाकी 3 समितियां जो हैं आपकी, निर्माण समिति, इसके बाद स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और आखिरी जल प्रबंधन समिति। इन 3 समितियों का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बनाया जा सकता है या प्रधान खुद रह सकता है, कोई वो नहीं है। सारी समितियों में प्रधान, एक सभापति तो रहेगा ही, 1+6 का स्ट्रक्चर रहता है, एक सभापति और 6 अन्य सदस्य। 6 में से एक सदस्य आपका SC/ST से होना चाहिए, एक OBC से और एक महिला। ये लोग तो होने चाहिए, इसके अलावा बाकी लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये स्थायी समितियों के बारे में बात हो गई। किसी को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्थायी समितियों के बारे में। तो कितने प्रकार की समितियां होती हैं, नॉर्मली ये 6 प्रकार की ही होती हैं। एक दूसरी समिति, ठीक है, एक पूछ लेते हैं कि प्रकार पूछ लेते हैं समितियों का प्रकार टोटल। एक मिनट, समितियों का प्रकार पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार। तो जो पंचायत बुकलेट है उसमें कहीं एक जगह प्रकार दे दिया गया 4, तो स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हो गया स्थायी समिति, एक हो गया संयुक्त समिति। संयुक्त समिति क्या होती है, संयुक्त समिति
धारा 30 के अधीन संयुक्त समितियों का गठन होता है। अगर 2-3 पंचायतों का कोई काम ऐसा है जो 2-3 पंचायतों को कवर कर रहा है, तो क्या करेगा, जो अधिकारी होगा, प्राधिकारी, वो तीनों पंचायतों की एक संयुक्त समिति गठित कर देगा। ये अधिकारी करेगा। ये किसी कार्य विशेष के लिए होगी, कार्य पूरा हो गया, संयुक्त समिति भंग हो जाएगी। तो इसमें सारे गांव के क्या होंगे, प्रधान होंगे शामिल, प्रधान होंगे, कुछ सदस्य भी शामिल होंगे। तो संयुक्त समिति दूसरे प्रकार की मान ली जाती है। तीसरी मान ली जाती है भूमि प्रबंधक समिति, इसे ग्राम राजस्व समिति भी कहते हैं। और आखिरी अन्य समितियां होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फंस जाता है। आप थोड़ा क्वेश्चन की भाषा देखना कि अगर स्थायी समितियों की बात कर रहे हैं, धारा 29 के अधीन बात कर रहे हैं, या ऑप्शन किस टाइप के दे रहे हैं, उस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, मेनली ये वाला पूछा जाएगा। संयुक्त समितियां 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के विशेष कार्य हेतु प्रशासनिक अधिकारी इसका गठन करता है, और कार्य के पश्चात इन्हें क्या है, भंग कर दिया जाता है। अगली समिति भूमि प्रबंधक समिति या ग्राम राजस्व समिति, धारा 28 का के अधीन इसका गठन होता है, भूमि प्रबंधक समिति का। इसमें क्या होता है, ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। इसका सचिव जो होता है वो लेखपाल होता है। बाकी पंचायत सचिव जो होता है ना, बीपीओ, बाकी समितियों का वही क्या होता है, सचिव होगा। लेकिन इसका क्या रहेगा, सचिव लेखपाल। एक थोड़ा सा ये वाला कर लेना, कहीं बुकलेट में है नहीं। जो शिक्षा समिति होता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है प्रैक्टिकली कि इसका सचिव जो होता है वो जो ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल है उसका हेडमास्टर होता है। इसको एक बार प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कर लेना। बाकी सब जगह सिर्फ और सिर्फ बीपीओ दिया है, बाकी समितियों का सचिव। ठीक है, इसका सचिव लेखपाल होता है। सदस्य इसके देखो, उसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 1+6। इसमें सदस्य संख्या कितनी, जितने वार्ड मेंबर हैं वो सभी सदस्य होंगे। तो वार्ड मेंबर सदस्य होंगे, सचिव लेखपाल होगा और प्रधान अध्यक्ष होगा भूमि प्रबंधक समिति में। अगर किसी में वार्ड मेंबर टोटल 13 हैं तो इसके 13 सदस्य ये होंगे, एक प्रधान सदस्य होगा और सचिव कौन होगा, लेखपाल होगा। स्थायी समितियां, जैसा मैंने बताया कि बाकी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हो, क्या काम होता है क्या नहीं। अभी मैंने 6 जो स्थायी समितियां होती हैं उनका जिक्र भी कर दिया। प्रधान होता है आपका, 6 अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य SC/ST से होना चाहिए, एक OBC से होना चाहिए और एक महिला सदस्य होनी चाहिए। मिनिमम इतना तो होना चाहिए। बाकी क्या समितियों का नाम था, कौन सचिव थे, वो सारी बातें हो चुकी। इन समितियों का कोरम क्या होता है, क्योंकि इनकी भी बैठक होती है, इनकी भी माह में एक बैठक होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो इनका कोरम 4 होता है। बैठक माह में कम से कम एक बार औस होनी चाहिए। और इनका सचिव कौन होगा, BPO या VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या विलेज पंचायत ऑफिसर। कुल सदस्य कितने होते हैं, तो प्रधान को भी सदस्य माना जाता है, तो 1+6 हो गए। प्रधान यानी कि सभापति जो रहे, तो सभापति एक रहेगा, बाकी 6 अन्य सदस्य रहेंगे, तो टोटल 7 हो जाती है संख्या। अब आते हैं क्षेत्र पंचायत में क्या क्या कन्फ्यूजन है। क्षेत्र पंचायत अब तो पता चल गया होगा, प्रत्येक खंड हेतु क्षेत्र पंचायत का गठन होता है। जो खंड होता है उसी के नाम पर होता है। यह एक निगमित निकाय होती है। ठीक है, खंड पंचायत बोला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से निगमित निकाय कौन सा है। संरचना, इसकी संरचना चूंकि आपका क्षेत्र पंचायत अधिनियम है, क्षेत्र तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, तो जब भी क्षेत्र पंचायत में किसी अधिनियम की बात होगी तो 1961 वाला, ग्राम पंचायत में बात होगी तो 1947 वाला। ये 2 अधिनियम आपको जरूर पढ़ने हैं और सारी क्लासेज इसकी पढ़ी हुई हैं। बात ये है कि इनसे रिलेटेड जितनी भी क्लासेज हैं आपकी इसी चैनल पर पढ़ी हुई हैं। जाइए, प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है और बड़ा डिटेल में। जो लोग भी सतही पढ़ाई कर रहे हैं ना, जाके इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, हर एक चीज़ नहीं सुन रहे हैं, उनको इतना समझ लेना आपका भला नहीं हो पाएगा। इस बात को मान लो। पहले मान लोगे अगर तो एग्जाम तक समझ जाओगे, नहीं तो बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं। हमने पिछले एग्जाम में बहुत लोगों की गलत फहमियाँ दूर की हैं। कितने भी होशियार बने रहो, कितने भी एडवांस बने रहो, हमारे जो स्टूडेंट होंगे ना वो सीट छीन लेंगे। तो या तो तरीके से पढ़ाई कर लो, है ना, हर चीज़ जान लो, समझ लो, बाद में एग्जाम बाद बिल्कुल अपना दिमाग लगा लेना। अब आते हैं प्रमुख। जो आपका क्षेत्र पंचायत होता है इसमें एक प्रमुख होगा, ब्लॉक बोला जाता है, ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है। तो सबके नाम भी याद रखना है, ऐसे मैचिंग दे देते हैं। ग्राम में प्रधान होता है, क्षेत्र में प्रमुख होता है और जिला में अध्यक्ष होता है। प्रमुख होता है। इसके बाद सदस्य कौन कौन होते हैं, सारे ग्राम प्रधान इसके सदस्य होंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा यानी कि BDC,
ठीक है, जो बीडीसी का निर्वाचन होता है आपको पता होगा। तो इसके द्वारा चुने हुए सदस्य होंगे। कोशिश की जाती है कि एक निर्वाचन क्षेत्र 2000 की आबादी पर बनाया जाए बीडीसी के लिए। इसके बाद जो एमएलए, जिसके क्षेत्र में एमएलए है तो उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर वो क्षेत्र पंचायत आ रही तो वो वहाँ का सदस्य होगा उस क्षेत्र पंचायत का। जो एमपी है तो अगर उस लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से वो चुना गया उसके अंडर में वो आ रही है क्षेत्र पंचायत तो वो भी सदस्य होगा। एमएलसी और एमपी जो आपके राज्यसभा का एमपी है सांसद, इनके लिए क्या है कि वो जहाँ के निर्वाचक हैं, जहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम है, वो उस क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे एमएलसी और राज्यसभा एमपी के लिए। शपथ, अब इनको शपथ, ब्लॉक प्रमुख को शपथ कौन दिलाएगा? जो परगना अधिकारी यानी कि एसडीएम या डीएम किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करे उसके सामने इन्हें शपथ लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं। ये तो शपथ ले ली किसने? प्रमुख ने। अब अन्य सदस्य शपथ किसके सामने लेंगे? तो अब इनका हेड यही प्रमुख हो जाएगा। तो या तो ये प्रमुख के सामने लेंगे या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ के सामने लेंगे। बैठकें, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनकी बैठकें क्या होती हैं? हर 2 महीने में कम से कम एक होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक आपकी हर महीने में एक होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र और जिला पंचायत हर 2 महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। प्रथम बैठक 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए। ये सबका है, कोई भी हो, पहली बैठक निर्वाचन जब हो जाए तो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। बैठक कौन बुलाएगा? वही है कि ये जो प्रमुख होगा, हेड होगा, वो तो कभी भी बुला सकता है, कैसे भी। उसने बुला ली। उसके अलावा कौन बुलाएगा? अगर 1/5% परसेंट नहीं, 1/5 सदस्य उसके, ठीक है, मीन्स 20%, 20% सदस्य लिखित रूप से मांग करें। कैसे मांग कर सकते हैं? या तो सीधा लेटर जाके दे दिया या रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया तो प्रमुख को ही भेजेगा। तो प्रमुख को 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, बैठक की सूचना कैसे देगा? तो यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी कौन है? वहाँ पर ग्राम पंचायत में बीपीओ था, यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी कौन है? आपका बीडीओ। तो प्रत्येक सदस्य को, जो भी ब्लॉक के सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे गैर निर्वाचित हो, हाँ ये ध्यान रखना, ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य यानी कि बीडीसी, तो इसके निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उस पर अगर अविश्वास प्रस्ताव आए तब भी केवल बीडीसी भाग लेंगे। सदस्य अन्य भी होते हैं, जैसे प्रधान भी सदस्य होते हैं खंड पंचायत का। इसके बाद और कौन कौन सदस्य होते हैं? आपके एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, एमपी होते हैं। ये सब लोग निर्वाचन में और अविश्वास प्रस्ताव दोनों में भाग नहीं लेते, बाकी सारी कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सदस्य को उसके पते पर वीडियो द्वारा 10 दिन पूर्व सूचना भेजी जाएगी। तो यहाँ पर सूचना कितनी हो गई? 10 दिन पूर्व हो गई है, ये ध्यान रखो। एक चीज और है, अगर जैसे पिछले वाले में बताया था मैंने, अगर प्रधान को सपोज करो किसी अनियमितता, किसी उस वजह से हटा दिया गया, तो डीएम ने हटाया, डीएम क्या करेगा? 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा जो फिर क्या करेंगे? प्रशासन देखेंगे, उसी तरह काम करेंगे जैसे पंचायत। आपातकालीन बैठक, चूंकि ये 10 दिन पहले सूचना देनी होती है, लेकिन सपोज करो कि इमरजेंसी में बैठक बुलानी पड़ी, तो फिर ये सूचना 10 दिन पूर्व देने की क्या है? बाध्यता नहीं है। कम समय की सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकती है। इसका भी कोरम कितना है? 1/3। कोरम 1/3 है, ये अनिवार्य है। लेकिन ये किस में है? नॉर्मल, जब कोई नॉर्मल संकल्प आ रहा है, प्रस्ताव आ रहा है, तो 1/3 है। लेकिन विशेष संकल्प हेतु कोरम कितना है? 1/2, 50%। विशेष संकल्प क्या होता है आगे बताएंगे। बजट वगैरह पे बात हो रही, चर्चा हो रही, या कोई नई नियुक्तियां, नए पदों का सृजन हो रहा है, वो सब होता है विशेष बैठक। तो उसके लिए 1/2 की उपस्थिति अनिवार्य है। अध्यक्षता, एक तो ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षता करेगा। अनुपस्थित होने पर सदस्य अपने में से किसी एक को चुन लेंगे। यहाँ पर वो नहीं है कि सहायक विकास अधिकारी ने किसी को मनोनीत कर दिया है ना, या प्रधान ने मनोनीत कर दिया, वैसा नहीं है। यहाँ पर या तो प्रमुख उपस्थित होगा, नहीं होगा तो सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुन लेंगे। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। जिन लोगों ने पेड बैच नहीं ज्वाइन किया और आप चाहते हैं कि अगर आपकी तैयारी को एक स्पीडअप मिले, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
इसमें क्या होगा, आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज पर, सारी क्लासेज जो पंचायती राज पर आई हैं 346 पेज की। सिंगल पीडीएफ आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट बहुत सारे हुए हैं आपके, 15 + 12 तो सिर्फ पंचायती राज पर हुए हैं, और हर टॉपिक में 150 से 200 क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा तरीके से ये कवर कर देता है, उस टॉपिक में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे और ये आपके कंटेंट का पार्ट बन जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपको देखोगे फुल टेस्ट कहीं पे भी देने जाओगे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। अभी एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर वाले एमसीक्यूज से आ गए थे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्यूटर पर मिल जाएंगे। वैल्यू एडिशन क्लासेज, वैल्यू एडिशन कंटेंट तीनों सब्जेक्ट पर प्रोवाइड कराया है। अभी तक जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वैल्यू एडिशन कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं। यूपी स्पेशल क्लासेज मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पर टास्क होते रहते हैं। जब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट होगी आ जाएगी तो भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी जिससे कि आप हमेशा पढ़ाई करते रहो। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है तो आपकी जो क्वेरी होती है वो सॉल्व होती रहती। सिंपल सा समझो, यहाँ पर अब स्टूडेंटों का वो लेवल आ गया कि कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट हो रहा हो, टॉप 20 में जितने भी स्टूडेंट होंगे, टॉप 10 में मैक्सिमम स्टूडेंट जीएस रिवॉल्यूशन के ही मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको बैच कैसे ज्वाइन करना, फीस 299 है। फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे इस नंबर पर कर सकते हो। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पर भेज सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगर ब्लॉक प्रमुख अनुपस्थित है, उपलब्ध ही नहीं है, कोई दिक्कत हो गई, तो इसकी अनुपस्थिति में डीएम आदेश द्वारा ब्लॉक प्रमुख के कार्यों के निर्वहन हेतु व्यवस्था कर सकता है। ये सारी व्यवस्था डीएम करेगा। आगे भी जिला पंचायत में भी वही व्यवस्था करेगा, कोई समिति बना देगा, कुछ भी बना देगा कि ये कार्य आगे ऐसे बढ़ेंगे। त्यागपत्र, अगर ब्लॉक प्रमुख को त्यागपत्र देना है तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्लॉक प्रमुख किसे त्यागपत्र देता है। तो जिस जिला पंचायत में वो खंड पंचायत आती है, उस संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष को संबोधित करके ये क्या करेगा, त्यागपत्र देगा। अन्य सदस्यों को, ब्लॉक के अन्य सदस्यों को त्यागपत्र देना है तो उनके लिए तो प्रमुख ही मेन है, वो जाके ब्लॉक प्रमुख को दे सकता है, लेकिन प्रमुख को अगर देना है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष को देगा। यहाँ पर एक ये है, ब्लॉक और जिला के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई नहीं हैं। एक तो ये है, इसको अगर त्यागपत्र देना तो देगा। एक चीज़ और है कि जो ब्लॉक का, खंड पंचायत का जो बजट होता है, तो इसको बजट बनाने के बाद इसको जिला की जो नियोजन समिति है उसके पास भेजा जाता है। जब वहाँ से बजट पास होके आ जाता है, मतलब एक प्रकार स्वीकृति मिल जाती, तब वो आगे बढ़ता है, पास होता है। प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो जो आपकी क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 है उसमें इसका प्रोसेस दिया गया है। क्या है, 15(2) और 15(3) धारा में, कि यहाँ पे भी सेम है, हर जगह सेम होगा। कम से कम 1/2 यानी कि 50% सदस्य लिखित में हस्ताक्षर द्वारा भेजें। यहाँ पर डीएम को भेजते हैं, वहाँ पर जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजते हैं। तो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 1/2 द्वारा लिखित में हस्ताक्षर। जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उन्हीं में से ही एक व्यक्ति जाएगा इसकी कॉपी लेके डीएम के पास और डीएम को देगा। डीएम को जब ये नोटिस मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर बैठक बुलाना अनिवार्य है, और जो बैठक बुलाएगा कि किस दिन बैठक है उसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले सभी सदस्यों को दी जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो बैठक ब्लॉक प्रमुख को हटाने के लिए हो रही, तो अलग है, हटाने वाली बैठक अलग होती है और नॉर्मल बैठक अलग होती है। तो इसकी अध्यक्षता परगना अधिकारी यानी कि एसडीएम करेगा। अगर एसडीएम, सपोज करो 2-3 परगने आते हैं, ठीक है, 2-3 परगना यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें ये आपकी खंड पंचायत है, 2-3 परगनों का क्षेत्र है, तो फिर डीएम क्या करेगा, और व्यवस्था करेगा। तो वो क्या करेगा, अपर या सहायक कलेक्टर को भी नियुक्त कर सकते हैं इस बैठक की अध्यक्षता के लिए। ये जो भी होंगे वो पीठासीन होंगे, वो यानी कि गद्दी पे बैठेंगे, अध्यक्षता करेंगे ये। लेकिन जो प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव के हटाने का प्रस्ताव आ रहा है, गुण और दोषों पर नहीं बोल सकते हैं और ना ही मतदान करेंगे। जब मतदान हो जाएगा तो गुप्त होगा ये मतदान। इस मतदान का परिणाम राज्य सरकार को भेजेंगे और जिला पंचायत को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे भी जिला पंचायत का रोल आ गया, ठीक है। प्रमुख के पद ग्रहण करने, यहाँ पर भी है, जैसे प्रधान है तो 2 साल तक नहीं आ सकता था, यहाँ पर जब चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख बना, उसके 1 वर्ष तक तो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, अगर किस किस परिस्थिति में गिरेगा, या तो कोरम पूरा नहीं हुआ, या फिर लोगों ने जितना मतदान चाहिए उतना मतदान नहीं हुआ। वहाँ पर ग्राम सभा में आपने देखा था कि 2/3
सदस्यों का मतदान चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो अगर आपको पीएम या मंत्रिपरिषद को गिराना है तो आपको क्या करना है, 543/2 प्लस 1, इतने सदस्य, आधा और उससे एक ज़्यादा, इतने सदस्य अगर उसके पक्ष में कर दें मतदान तो गिर जाएगा। सेम यहाँ पर है। जिन लोगों ने बनाया टोटल सदस्य संख्या कौन है, निर्वाचित, इनकी जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उसका आपको कितना चाहिए, आधा और उससे एक अधिक। तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया तो 1 वर्ष बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अन्य चीज़ों में भी ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाता है। जैसे मैंने बोला, सरकार हटा सकती है, राज्य सरकार को ये अधिकार है, हटा भी सकती है, और सरकार ने हटा दिया तो किसी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा हटाया जाता है धारा 16 के अधीन। धारा मैंने बता दी 1961 के अधिनियम वाली होगी है। किस किस बेस पर अनाचार किया हो, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो, अनुपस्थित रह रहा हो लंबे समय से, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, प्रशासनिक कार्यों में ढीला ढाला, मतलब इस बहुत सारे रीजन हैं, उसमें ये हटाए जा सकते हैं। और इनके हटाने के जो आदेश हो उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर एक बार हटा दिया गया इनको इस धारा के अधीन, ठीक है, धारा 16 के अधीन अनुचित कार्यों में, तो क्या होगा, फिर ये 3 वर्ष की अवधि तक तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं ब्लॉक प्रमुख का, सदस्य बने रहेंगे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख सदस्य भी वो डिसाइड होगा कि कहीं ऐसा इनका इतना वो तो नहीं हो गया कि सदस्य बनने लायक भी नहीं। तो एक बार हटाने पर 3 वर्ष की अवधि तक प्रमुख के रूप में ये क्या है, पुनः निर्वाचन इनका नहीं हो सकता। अगर अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया गया होता तो दोबारा ये निर्वाचित होने के लिए कभी भी क्या रहेंगे, उपलब्ध रहते, है ना, अयोग्य नहीं होते। लेकिन यहाँ पर इस धारा के अधीन हटाया गया तो ये क्या होंगे, 3 वर्ष की अवधि तक पुनः ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते। आगे चलते हैं, जिला पंचायत के बारे में बात करते हैं। धारा 17 जो आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, उसमें धारा 17 में लिखा है कि प्रत्येक जिले हेतु जिला पंचायत होगी जिसका नाम उसी जिले के नाम पर होगा, और यह एक निगमित निकाय होगी। इसकी संरचना क्या होगी, अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। सदस्य में कौन, सारे ब्लॉक प्रमुख, जितने भी ब्लॉक आते हैं, खंड पंचायतें आती हैं, पंचायत समिति आती है, उनके जो प्रमुख होते हैं वो सारे इसके सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के डायरेक्ट जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी होते हैं इसके सदस्य। इसके बाद जो वहाँ से सांसद हैं, लोकसभा के सांसद प्लस एमएलए, ये जो 2 हैं, इनका अगर निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं, एमएलए हैं, उसी क्षेत्र के अंदर जो जो भी जिला पंचायतें होंगी सब में ये सदस्य होते हैं। इसके बाद जो एमएलसी होता है और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो जहाँ पर मतदाता होते हैं वहाँ की जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। सेम है ब्लॉक पंचायत जैसा। अध्यक्ष का त्यागपत्र, अगर अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार को संबोधित करेगा, ठीक है। और संबोधित करके ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, संबोधित तो करेंगे राज्य सरकार को, लेकिन मुख्य अधिकारी जो होता है उसे दे देंगे। मुख्य अधिकारी किसका ही है, राज्य सरकार का ही अंग है, तो उसे दे देंगे, वो राज्य सरकार तक भिजवा देते हैं। और जो सदस्यों को देना है तो सदस्य किसे देंगे, सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सेम प्रोसेस है। कम से कम 1/2 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर सहित डीएम को देंगे, धारा 28 के अधीन, ठीक। और डीएम को जब दे देंगे तो वही होगा कि 30 दिन के अंदर क्या होगी, बैठक बुलानी पड़ेगी, 15 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आगे चल के प्रोसेस आएगा कि डीएम बोलेंगे, जो जिला जज होता है वो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए डीएम ऐसी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन जिला जज क्या कर सकते हैं, जिला जज अपने किसी अधीनस्थ जज यानी कि दीवानी जज, इनको भी बोल सकते हैं, लेकिन दीवानी जज से नीचे के जज नहीं होंगे, ये अध्यक्षता करेंगे। तो आगे प्रोसेस पूरा आएगा, अभी उस पर आते हैं। इसका जिला पंचायत की बैठकें, जैसे मैंने ब्लॉक की बोली थी कि ब्लॉक की और जिला की बैठकें 2 माह में एक बैठक होनी चाहिए। सूचना, इस बैठक की सूचना कौन देगा, ये सीडीओ हटा देना। सूचना क्या होती है, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, मुख्य अधिकारी लिखा होता है, ठीक है।
तो जो जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी होगा वो सूचना देगा 10 दिन पूर्व। तो बाकी जगह कई जगह आपने देखी होगी 15 दिन पूर्व सूचना की बात है, लेकिन इस बैठक की और ब्लॉक की बैठक की 10 दिन पूर्व देगी। अंतिम जो पता था, अंतिम निश्चित पता जो सदस्यों का था उस पर ही भेजेंगे। कोरम क्या होगा, उस समय जो कुल सदस्य हैं उसकी 1/3 सदस्य मौजूद रहेंगे, तभी बैठक का संचालन होगा। विशेष संकल्प है अगर, तो उसके लिए कोरम 1/2 यानी कि 50%। पदों का सृजन, अब विशेष बैठक किस किस चीज के लिए होती है, विशेष संकल्प किसे बोलते हैं? किन्हीं पदों का सृजन करना हो, समितियों का चुनाव हो, बजट हो या कर सूची हो, इस सब पर अगर बैठक है, इस पे अगर वोटिंग होनी, तो इसके लिए कोरम कम से कम 1/2 चाहिए, आधे सदस्य मौजूद होने चाहिए। क्षेत्र पंचायत का जो बजट होता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जिला नियोजन समिति के पास जाता है। वो कुछ संशोधन करना चाहे संशोधन भी कर सकती है, सुझाव दे सकती है, फिर आके फिर से ब्लॉक में आता है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिला पंचायत की बात हो रही, कैसे आता है? धारा 28 के अधीन है अविश्वास प्रस्ताव। 1/2 सदस्य हस्ताक्षर द्वारा डीएम को भेजते हैं। डीएम 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी अनिवार्य है और 15 दिन पूर्व इस बैठक की सूचना सभी सदस्यों को दी जाती है। सदस्य चूंकि इसको हटाने में कौन से सदस्य भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, तो निर्वाचित सदस्यों को ही बुलाया जाएगा। अब इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो अध्यक्ष है उसके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा, वो तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा? डीएम द्वारा जिला न्यायाधीश को बोला जाएगा। जिला जज अपने अधीनस्थ दीवानी न्यायाधीश को भी बोल सकते हैं, वो भी अध्यक्षता कर सकते हैं। सपोज करो बैठक बुला ली गई, जिस तारीख में बैठक है सब लोग आ गए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया जिसे अध्यक्षता करनी, यानी जज नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा? जज नई तारीख दे सकते हैं, कारण बता सकते हैं, हम इस वजह से अनुपस्थित थे, बैठक स्थगित की जाए। ऐसा कर करके 25 दिन तक अधिकतम बैठक स्थगित की जा सकती है। उसके बाद अगर 25 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो डीएम फिर कोई नई व्यवस्था करेंगे और 10 दिन के अंदर सूचना दे के बैठक कराएंगे। जब बैठक, सपोज करो अब जज भी आ गए, बैठक में कुर्सी पर बैठ गए हैं, इधर सारी जनता यानी कि सदस्य आ गए हैं जिला पंचायत के, वो सदस्य आए हैं जो निर्वाचित हैं, क्योंकि यही मतदान कर सकते हैं विश्वास प्रस्ताव में। अब यहाँ पर प्रस्ताव आएगा, तो एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, पूरा लिखित में एक भाषा होनी चाहिए कि लिस्ट प्रस्ताव की, अगर भाषा गलत है तब भी ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। तो सब कुछ ओके, फिर प्रस्ताव को क्या करेंगे, इस पर वाद विवाद के लिए क्या बोलेंगे, जो भी पीठासीन अधिकारी है, जज है, जो भी है, वो बोलेगा कि अब इस पर वाद विवाद किया जाए। तो 2 घंटे तक प्रस्ताव पर वाद विवाद चलेगा, सब लोग अपना अपना मत देंगे। 2 घंटे के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, या तो 2 घंटे के पहले समाप्त हो जाए, नहीं तो 2 घंटे बाद मान लिया जाता है ये समाप्त है। अब क्या, गुप्त मतदान होगा। ये मतदान का जो भी रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट किसे भेजेंगे? राज्य सरकार को भेजेंगे, और इसको सूचना पट्ट पर नोटिस इसका लगा देंगे, और जैसे ही नोटिस लगेगा तब से जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा। यदि प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की, अब इस प्रस्ताव को पारित करना है, तो क्या है, टोटल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित की बात हो रही, इनकी कुल संख्या जो टोटल है उसकी 1/2 से अधिक से पारित है, मतलब इसमें उपस्थित और मतदान नहीं है, ध्यान रखना, उपस्थित तथा मतदान नहीं है। सपोज करो जिला पंचायत के टोटल सदस्य, निर्वाचित सदस्य कहीं पर 100 हैं, तो यहाँ पर 50 + 1 51 सदस्य चाहिए। प्रभावी बहुमत इसे ही बोलते हैं, तभी हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नोटिस पद ग्रहण के 1 वर्ष पश्चात, जैसा ब्लॉक के लिए था कि जो पद हटाने की प्रक्रिया है यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, वो जिला पंचायत अध्यक्ष ने जब से पद ग्रहण किया उसके 1 वर्ष पश्चात ही लाया जा सकता है। और जब वो प्रस्ताव लाया जाए, इसके बाद अगर वो पारित नहीं हो पाया तो क्या होगा, इसके बाद वो 1 वर्ष बाद ही आ सकता है दोबारा, ऐसा नहीं कि हर 15 दिन में लेके चले आए। अध्यक्ष का अब सरकार भी हटाती है, जैसे मैंने बताया कि ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव से। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए तो वो दूसरे दिन फिर से भी बन सकता है, अगर उसके बाद फिर से लोगों का सपोर्ट आ गया, यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनके आधार पर सरकार डायरेक्ट हटा सकती है जिला पंचायत के अध्यक्ष को, और अगर सरकार ने हटाया तो वो 3 वर्ष तक अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं रहेगा, ठीक है।
सरकार कौन कौन बेस पे हटाएगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वही अक्षमता है, अनुपलब्धता है, लापरवाही है। अगर वित्तीय लापरवाही है तो जब तक कि उस पर जांच चल रही है, जब तक सरकार क्या करेगी, इनको मतलब ये वित्तीय संबंधी निर्णय नहीं ले सकते, और जांच में इनको एकदम अच्छे से मौका दिया जाएगा कि आप अपने आप को नीट एंड क्लीन साबित करो। ये वही जानकारी है पेड बैच की, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और ये प्रोसेस है पूरा। बाकी आप लोग शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये चीज़ें जानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।